Hello everyone. Today I am going to discuss vector. एक्चुअली होता क्या है कि फिजिक्स में जब हम फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं तो फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं और ये फिजिकल क्वांटिटी जो होता है फिजिक्स में वो दो टाइप का होता है। फिजिक्स है क्या? इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के डिस्कशंस को हम फिजिक्स कहते हैं। ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं फिजिकल क्वांटिटी आपस में, इसी के बारे में पढ़ाई करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी हमारा दो टाइप का होता है। एक हो जाता है स्केलर और दूसरा क्वांटिटी हो जाता है। सबसे पहले हम थोड़ा स्केलर के बारे में जान लेते हैं। हमने काफी सुना होगा इसके बारे में, तो इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि स्केलर होता क्या है। स्केलर के बारे में कहा जाता है कि स्केलर क्या है कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज है, इज एनी फिजिकल क्वांटिटी इज आइदर ए वेक्टर और स्केलर। स्केलर क्वांटिटीज का जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्केलर क्वांटिटी जो है वो डिस्क्राइब्स कंप्लीटली बाय द मैग्नीट्यूड ओनली। किसी भी स्केलर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए उसका केवल मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट ये दोनों सफिशिएंट है। जैसे हम बोलते हैं, सपोज करिए मास, हमने कहा कि जैसे कि 2 kg मास का एक कोई बॉडी है, तो इसमें क्या है कि ये जो है केजी इसका क्या हो गया, ये यूनिट हो गया। ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट केजी हो गया और 2 kg मास जो हुआ उस फिजिकल क्वांटिटी का दो जो मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया। तो स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय द मैग्नीट्यूड ओनली। अब जैसे कि इसका स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है मास, वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी। ठीक है, ये सब बहुत सारे मतलब फिजिकल क्वांटिटी है। पोटेंशियल हो गया, टाइम हो गया, फ्लक्स हो गया, प्रेशर हो गया, टेंशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो स्केलर क्वांटिटीज कहे जाते हैं। वो स्केलर क्वांटिटीज कहे जाते हैं क्योंकि इनको डिस्क्राइब करने में हमको केवल इनका केवल मैग्नीट्यूड और उनका यूनिट अटैच करना होता है और ये कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड हो जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ इस क्योंकि जैसे सपोज करिए कि हमने कहा कि हमारे पास एक 2 kg का मास है। ठीक है, अब ये 2 kg का जो बॉडी है, 2 kg का मास है, इस 2 kg के मास को हम इस स्पेस में कहीं भी रख दें तो इसका मास जो है वो क्या होगा, 2 kg ही रह जाएगा। मतलब कि ये अपने आप में ही डिफाइंड है, सफिशिएंटली डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि अगर हम इस 2 kg के मास को ईस्ट की ओर ले जाएंगे तो ये मास घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या इसको डिफाइन करने के लिए अब हमारे पास कुछ और डेफिनेशन हमको चाहिए। तो ये हो जाता है स्केलर क्वांटिटीज की फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे बहुत सारा जिसका क्वांटिटीज वगैरह है, तो फिजिकल क्वांटिटीज, स्पीड है, डेंसिटीज है, वर्क है, ये सब डिटेल्स में हम लोग जो है तो काफी आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम केवल इसको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटीज होती क्या है। अब आ जाते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब एक चीज सबसे पहले बता देता हूँ कि हमको वेक्टर क्वांटिटीज की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी। अचानक से स्केलर सफिशिएंट था, स्केलर स्टडी ऑफ स्केलर क्वांटिटी वाज सफिशिएंट, तो वेक्टर क्वांटिटी क्यों। वेक्टर क्वांटिटीज एक्चुअली क्या है कि ये वो क्वांटिटीज हैं जिसको केवल मैग्नीट्यूड के द्वारा इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सोलली डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटीज विथ मैग्नीट्यूड ओनली। अब जैसे हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है, इसे समझ लीजिए। चलिए हम एक घटना के बारे में बताते हैं आपको कि एक दो कार है। ठीक है, एक कार है ए, ठीक है, और एक कार है बी। दो कार है और ये जो दो कार हैं ये सपोज करिए कि ये ट्रेवल कर रहा है, ये दो कार ट्रेवल कर रहा है। थोड़ा सा कार जो है सो खूबसूरत बनाना चाहिए मुझे, लेकिन पेन टैप पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बनाने में। अब ये दो कार ट्रेवल कर रहा है, मैं बोलता हूँ कि ये ट्रेवल कर रहा है, ये 16 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है और ये कर रहा है आपको 14 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है। अब ये दो कार जो है, ये जो स्पीड है एक्चुअली इसका स्पीड एक क्या हो जाता है, हमारा स्केलर क्वांटिटी स्पीड है। ठीक है, ट्रेवल कर रहा है। अब हमने कहा कि थोड़ी देर बाद आफ्टर टाइम टी दोनों का आपस में क्या हुआ, कोलिजन हो गया। और अब मैं पूछता हूं ये जो कोलिजन की घटना हुई वो घटना कितनी स्ट्रांग थी, हाउ स्ट्रांग इट वाज, हाउ
strong was the collision. The collision. आप इन डाटा से आप ये नहीं कह सकते कि कॉलिजन कितना स्ट्रांग हुआ, क्योंकि कॉलिजन की दो संभावनाएं यहाँ बनती है। पहला, ये कार इस डायरेक्शन में मान लीजिए 40 किलोमीटर से मूव कर रहा था और ये कार जो है ठीक इसी डायरेक्शन में, अगर आप ऐसे देखिए तो ये डायरेक्शन एक्चुअली जो है सो बनाते हैं तो ये ईस्ट हो जाता है और ये वेस्ट हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, डायरेक्शन है। ईस्ट टुवार्ड ईस्ट जो है सो 14 किलोमीटर की रफ्तार से ये बी वाला कार जो है सो मूव कर रहा था और ए वाला कार जो है वो टुवार्ड्स ईस्ट 60 किलोमीटर की रफ्तार से मूव कर रहा था। ऐसे केसेस में क्या होगा कि ये कार इसको जो है सो 20 किलोमीटर के वेलोसिटी से अप्रोच करेगा, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी जो है सो, तो कहने का मतलब अभी जो टक्कर होगा, सपोज करिए ये टक्कर क्या होगा, कम स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर ये दोनों कार एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होते, ये इधर की ओर मूव कर रहा होता, ये इधर की ओर मूव कर रहा होता, तो कॉलिजन किस वेलोसिटी से होता, तो कॉलिजन हो जाता आपको 100 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से होता। शायद इसमें बचना भी मुश्किल हो जाता लोगों का। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि फिजिक्स के कॉलिजन की घटना को डिफाइन करने के लिए हमको जो है सो कार के मूवमेंट के डायरेक्शंस को भी बताना पड़ा, तभी हम ये जान पाए कि कॉलिजन कितना स्ट्रांग है। फिजिकल एक्टिविटी जो कॉलिजन हुई उसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हमको डायरेक्शंस की भी आवश्यकता पड़ी। तो ये जो डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ी, जब भी आप ये जो स्पीड है और साथ में डायरेक्शन जब आप अटैच कर देते हैं तो वही एक वेक्टर क्वांटिटी जो है तो क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। वेलोसिटी बन जाता है जब आप स्पीड और डायरेक्शंस दोनों को आपस में डिफाइन करके एक्सप्रेस करते हैं तो एक्चुअली वेलोसिटी को एक्सप्रेस करता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख पा रहे हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज या कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें हमको डायरेक्शन की आवश्यकता होती ही होती है। अब ये जो डायरेक्शन की आवश्यकता है वही उसको वेक्टर क्वांटिटी बना देती है। तो कहने का यही मतलब है। अब जैसे आप एग्जांपल स्केलर को ले लीजिए, क्या ये घटना स्केलर के साथ क्यों नहीं होती है। मान लीजिए कि 5 केजी का एक मास है आपके पास, ठीक है, ये सपोज कि ये 5 केजी जो है इसका मास है 5 केजी, 5 केजी, ठीक है। और ये मेरा मतलब सपोज करिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। अब ये 5 केजी के मास को वेस्ट से उठा करके अगर हम यहाँ ले आए तो क्या ये घट जाएगा या बढ़ जाएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब कि डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है। स्केलर्स आर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, इसको डायरेक्शन की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप इस केस में देख रहे हैं, कार के कॉलिजन के केसेस में देख रहे हैं। तो मैं बस वेक्टर के बारे में यही आपसे कहना चाहता हूँ कि those physical quantity which has magnitude and specified direction, ठीक है। और साथ में एक और है कि and follows the parallelograms laws of vector addition is called a vector quantities। तो ये जो parallelograms laws of vector addition है ये तो हम लोग आगे देखेंगे कि बिना इसके फॉलो किए हुए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो वेक्टर नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इससे पहले जो कंडीशन दे रखा है कि उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, उसके पास एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगा। जैसे इस केसेस में देखिएगा कि जैसे ये तो हमने स्पीड बताया, लेकिन मैं बोलता अगर इसको हम वेलोसिटी की तरह एक्सप्रेस करता तो मैं बोलता कि कार ए मूव्स विथ वेलोसिटी 60 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये जो है ये अगर इसकी वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं, 60 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये इसका वेलोसिटी होता है, ठीक है। और इसको भी हम डिफाइन कर सकते थे वेलोसिटी, इसको तो डायरेक्शन एक्सप्रेस करना पड़ता। अब ये सब जो आप देख रहे हैं ये क्या है कि बहुत सारा एग्जांपल है कि कौन कौन सा हमारा जो है सो वेक्टर क्वांटिटीज होता है। व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटीज हो गया, एक्सेलरेशंस हो गया। इन सभी जो क्वांटिटीज है इसके लिए हमें डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए, तभी हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं इनके नेचर्स के बारे में। फोर्स हो गया, वेट हो गया, एक्सेलरेशंस हो गया, ग्रेविटी ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, टॉर्क, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सब काफी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं ये वेक्टर क्वांटिटी। अब आते हैं कि वेक्टर को नोटेशन कैसे करते हैं, हाउ द वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, सपोज करिए ये एक बॉडी है, ठीक है, एम मास का है सपोज करिए,
और हम एक रस्सी से, मतलब एक हमने क्या किया कि एक रोप लिया और रोप लेकर के जो है तो इसको इधर की ओर खींच रहे हैं, ठीक है, हाथ इसको इधर की ओर खींच रहे हैं और 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है। तो फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटीज है। अब फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटीज है तो क्या पहले वेक्टर क्वांटिटीज को नोटेशन कैसे करते हैं? देखो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो नोटेट किया जाता है बोल्ड कैपिटल लेटर्स में, बोल्ड लेटर में। जैसे मान लो ये एफ है, इसके ऊपर में हम एरो एक्सप्रेस कर देते हैं तो ये बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ये एरो जो है वो इसको क्या करता है, इस नोटेशन को वेक्टर बना देता है। तो वेक्टर नोटेशन जो है सो हम लोग ऐसे लिखते हैं। जैसे इसने कहा 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो वेक्टर जो है F इज इक्वल टू यहाँ पे 5 न्यूटन का। अब हम इसी एग्जाम्पल को लेकर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी आगे पढ़ेंगे। तो किसी किसी बुक में क्या होता है ना कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो कैप ऊपर में जो है सो ये एरो का एरो जो है डायरेक्शनल एरो है वो नहीं बनाता है, वो क्या करता है कि इसको बोल्ड में जो है सो इसको रिप्रेजेंट कर लाइक दिस। तो ये आप ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि ये जो है तो वेक्टर को रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं। वेक्टर नोटेशन जो है रिप्रेजेंटेशन तो ग्राफिकल फॉर्मेट में वो हम लोग आगे देखने वाले नेक्स्ट स्लाइड में जो है सो ये देखिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे अभी थोड़ा देर पहले जो हमने बैक स्लाइड में देखा उसका एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि अभी के केस में जो है सो मान लीजिए कि बॉडी है, एम मास का एक बॉडी है और इस पे जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो है सो ये रखा हुआ, इस पे फोर्स जो है एफ लगा, ये फोर्स है 5 न्यूटन का, ठीक है। रस्सी से खींचा जा रहा है, ये बस रस्सी को जो खींचे पुलिंग तो रोप हो जाता है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि हाउ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ड्रॉन टू ए चूजन स्केल पैरेलल टू द डायरेक्शंस ऑफ ए वेक्टर। अब जैसे सपोज कीजिए कि इस डायरेक्शंस में अगर रस्सी से कोई बंदा इसको ऊपर की ओर खींच रहा है, हम लिख भी रहे हैं कि 5 न्यूटन के फोर्स से वो ऊपर की ओर वो बंदा जो है सो हाथ में रस्सी पकड़ा हुआ खींच रहा है, तो इस केसेस में जो 5 न्यूटन हम रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे करेंगे, हम करेंगे कि ये ले लिया हमने ऐसा, चूंकि फोर्स लग रहा है यहाँ देखिएगा हॉरिजॉन्टल से कितना, मान लीजिए थीटा डिग्री पर लग रहा है, तो हमने इसको क्या कर दिया हॉरिजॉन्टल से, ये जो मेरा एक्स एक्सिस मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से ये क्या हो गया थीटा एंगल पे हो गया, और फोर्स को हमने रिप्रेजेंट किया ऐसे, ये हो गया मेरा फोर्स F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। इसमें स्केलिंग है, ऐसा नहीं है कि ये 5 न्यूटन रैंडमली ले लिया, हमने ये माना है कि इतना लेंथ जो है वो मेरा 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे करके एक लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, 4 लेंथ और ये 5 लेंथ, तो ये 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन टोटल मिलकर 5 न्यूटन जो है फोर्स रिप्रेजेंट करता है। तो हम जो ये कहना चाह रहे हैं कि वेक्टर जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, व्हेन वी रिप्रेजेंट वेक्टर ग्राफिकली, द लेंथ ऑफ द एरो, ग्राफिक लेंथ ऑफ द एरो जो होता है, लेंथ ऑफ एरो इज proportional to the magnitude of वेक्टर। मतलब जैसे कि सपोज करिए ये ऐसे वेक्टर है, ठीक है, और ये वेक्टर मतलब ये कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका जो ये लेंथ है, मान लीजिए ये लेंथ जो एरो का लेंथ L है, दिस L इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर, representing the वेक्टर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे अभी आपने 5 न्यूटन को देखा, हमने कहा ना कि हमें 1 न्यूटन का स्केल ऐसा लिया और ऐसे ऐसे 5 न्यूटन का मतलब ले गए, इसको हमने 5 न्यूटन के रूप में एक्सप्रेस कर दिया।
यही चीज अगर हमको बोला होता है कि 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ जो एग्जांपल हमने बोला है कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अब अगर कोई कहता है यहाँ 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एंगल वही है, तो हम क्या करते हैं, एक स्केल 2 स्केल, इसी इतना ही दूरी में जो है सो इसको हम 2 न्यूटन का फोर्स डिफाइन कर देते हैं, ये 2 न्यूटन का फोर्स हो गया। तो मैग्नीट्यूड जो होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मतलब लेंथ एल ऑफ द वेक्टर जो है। वेक्टर के लिए में क्या, हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो अगर वेक्टर ये जैसे इसका लेंथ एल है तो एल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अगर ये फोर्स है तो ये एल बता रहा है कि फोर्स कितना मैग्नीट्यूड का लग रहा है। अगर ये वेलोसिटीज है तो लेंथ बता रहा है कि वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड क्या है। अगर ये एक्सेलरेशन है तो लेंथ बता रहा है कि एक्सेलरेशन कितना मैग्नीट्यूड का लग रहा है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लो कि इसमें जो ये एंगल बन रहा है, ये मान लीजिए कि रेफरेंस एक्सिस है और इसके साथ जो एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये थीटा बताता है, थीटा रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी represented by the vector। by the, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ आपने देखा कि एग्जाम्पल में कि हमने ये कहा भी था कि ये थीटा एंगल से जो है कोई बंदा रस्सी लेकर के इसको खींच रहा है, तो ये जो थीटा एंगल है वो क्या बता रहा है कि एंगल बता रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द एंगल एट विच द फोर्स इज अप्लाइड। तो ये वेक्टर का जो है, ये वेक्टर का क्या बताता है, एंगल को बताता है, ये लेंथ जो है मैग्नीट्यूड को बताता है। तो यही तरीका है वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का। अब जैसे सपोज करिए कि हम कह दिए कि एक एग्जांपल छोटा सा रिप्रेजेंटेशन का लेते हैं। यदि ऐसे मान लीजिए ये है, ये बता रहा है 1 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी को बता रहा है, ठीक है, 1 मीटर के। तो अब हमको बोलेंगे तो कि 4 मीटर का कितना होगा। तो जैसे ये लेंथ जो है ये 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए कि ये जो 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका जो लेंथ है ये मान लीजिए कि ये हो गया आपको 1 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का, और ये जो है अब ये जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करेगा 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो बस यही है, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड मेरा बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि हमारा लेंथ ऑफ द वेक्टर इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर अब वही चीज है कि इसका एप्लीकेशन का डायरेक्शन हम चेंज करेंगे तो वैसे वैसे वेक्टर का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा जो है। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब हम लोग देखते हैं इक्वालिटीज ऑफ वेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। तो दो वेक्टर जो है वो इक्वल कब माने जाएंगे, हम लोग इसके बारे में देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारा वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, एक वेक्टर है बी। ये जो दो वेक्टर है इस वेक्टर्स का आपस में प्रॉपर्टीज क्या है, इसका प्रॉपर्टीज है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, तो मॉड ऑफ ए, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। ये रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। और इसका जो एंगल है ये एंगल थीटा, ये जो एंगल हो गया ये थीटा उसका एक्सिस रेफरेंस एक्सिस के साथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये हो गया थीटा है, ठीक है। अब इसके बारे में जान लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, तो मॉड ऑफ बी, ठीक है, और रेफरेंस एक्सिस के साथ जो इसका एंगल हो गया ये हो गया थीटा बी। इसको ग्राफिकल फॉर्मेट में भी समझ लीजिए कि जैसे सपोज करिए कि ग्राफिकल फॉर्मेट में क्या समझने की कोशिश करवा रहे हैं, ये एक्सिस है, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्सिस है। तो सपोज करिए कि वेक्टर ए जो है वो मेरा ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये जो वेक्टर ए है, ठीक है, ए है, ये क्या एंगल बना रहा है इसके साथ, थीटा ए बना रहा है, ठीक है। अब वेक्टर बी जो है सो क्या कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वेक्टर बी ऐसा है, ठीक है, यहाँ से एक मिनट, वेक्टर बी ऐसा है, और ये जो है सो हमारे एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, तो थीटा बी बना रहा है, ये हो गया वेक्टर बी। तो इक्वालिटी कंडीशन कहता है कि दो वेक्टर आपस में तभी इक्वल माने जाएंगे जब क्या होगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी
और एंगल सबटेंडेड जो होगा थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी। मतलब कि दो वेक्टर बराबर तभी कहे जाएंगे जब क्या होगा कि जब उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा और उनका एंगल बराबर होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे दो वेक्टर है, ये वही चीज यहाँ जो इसने लिखा ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका जो लेंथ है मान लीजिए ये लेंथ हो गया एल ए और इसका जो लेंथ हो गया ये मान लीजिए एल बी हो गया। तो यदि एल बी इज इक्वल टू एल बी हो जाता है, ठीक है, लेंथ, और ये जो एंगल बन रहा है एक्सिस के साथ, जैसे समझ ये थीटा एंगल बना रहा है, थीटा ए बना रहा है और ये बना रहा है थीटा बी, थीटा बी, और यदि थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी तो वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है, क्या है ये, इक्वल, यही है हमारा इक्वल वेक्टर का कंसेप्ट। तो जैसे कि अब ये जो आपका ग्राफ मतलब जो पिक्चर बता रहा है कि दीज फोर वेक्टर्स आर इक्वल बिकॉज दे हैव इक्वल लेंथ एंड पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। अब देखिए ये जो चार वेक्टर आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर सी है, ठीक है, ये वेक्टर डी है, ये चार अलग अलग वेक्टर दिख रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, क्या चीज, ये कहना इसका ये है कि इसका जो लेंथ है, लेंथ मतलब क्या, ये से यहां से लेकर के मान लीजिए एल ए लेंथ हो गया, इस एरो का जो लेंथ है एल ए, तो इसका जो लेंथ है ये हो गया मान लीजिए एल बी, तो इसका लेंथ हो गया मान लीजिए एल सी, इसका लेंथ हो गया एल डी। तो ये सारे लेंथ क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो एल ए मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर ए, लेंथ, इसका जो लेंथ है एल ए इज इक्वल टू एल बी इज इक्वल टू एल सी इज इक्वल टू एल डी, लेंथ बराबर है, ठीक है। और अगर गौर से देखिए तो ये सब सेम डायरेक्शंस में पॉइंट कर रहे हैं, ऑल एरोज आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शंस एंड दैट्स व्हाई इसका थीटा भी सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चूंकि ये सारे वेक्टर जो हैं वो एक ही डायरेक्शंस में पॉइंट कर रहे हैं, देखिएगा पैरेलल ही है, एक ही डायरेक्शंस में पॉइंट कर रहे हैं सारे वेक्टर, तो हम ये लिख सकते हैं कि थीटा ऑफ ए इज इक्वल टू थीटा ऑफ बी, बी इज इक्वल टू थीटा ऑफ सी इज इक्वल टू थीटा ऑफ डी, ठीक है। तो चूंकि लेंथ बराबर हो गया मतलब मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, और ये बराबर तो एंगल इक्वल हो गया, एंगल बराबर हो गया, इसीलिए इसने लिखा है कि दीज फोर वेक्टर्स आर इक्वल बिकॉज दे हैव इक्वल लेंथ एंड द पॉइंट इज इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, इक्वल लेंथ है एंड दे पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। तो आपको कहीं ना कहीं इसने एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे दिया। वो एडवांटेज इसने क्या कर दिया कि आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। इक्वालिटीज ऑफ वेक्टर से आपने ये डिराइव कर लिया दैट द वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड, वेक्टर कैन बी ए पैरेलली शिफ्टेड without changing the direction। मतलब कि अगर हमने किसी वेक्टर को यहाँ रिप्रेजेंट किया, ठीक है, और ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कि इस वेक्टर को हम उठा करके यहाँ भी ले जाएंगे और ये अगर ये सेम ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, लेंथ इसका सेम ही है, तो ये वेक्टर ए ही रहेगा। जो वेक्टर जो है सो हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग जब ट्रायंगल लॉज ऑफ एडिशंस, पैरेललोग्राम लॉज ऑफ एडिशंस लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो है सो कैसे इस्तेमाल होता है। तो वेक्टर्स कैन बी पैरेलली शिफ्टेड विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शंस। तो इससे क्या होता है कि वेक्टर में कोई बदलाव नहीं है। अब चलते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है। ये जो चीज है दो वेक्टर के बीच के एंगल की बात जो कर रहा है कि टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर बोथ द वेक्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट इन सच अ वे, इन सच अ मैनर दैट द एरो ऑफ बोथ द वेक्टर्स आर आउटवर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट। एंगल निकालना है तो भैया आप उसको क्या करिए, एक ही पॉइंट से ड्रॉ करिए और ऐसे ड्रॉ करिए कि उनका जो एरो है वो क्या होना चाहिए, एक डायरेक्शंस में पॉइंट करना चाहिए, आउटवर्ड डायरेक्शंस में पॉइंट करना चाहिए। ये चीज पे जरा ध्यान दीजिएगा दैट द एरो शुड पॉइंट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है।
अभी जैसे कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हम लोग उसको समझते हैं कि ये मान लीजिए कि ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया हमारा वेक्टर ए, ठीक है, और यहाँ हम कहीं दूसरी जगह लिख रहे हैं इसको वेक्टर बी लिखा, ठीक है। अब हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो दो वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, ठीक है, व्हाट इज द एंगल। तो अभी अभी हमने एक बड़ा खूबसूरत सा कंसेप्ट पढ़ा है कि वेक्टर्स कैन बी पैरेलली शिफ्टेड विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। तो हमने क्या किया, और दूसरा इसने ये तरीका बताया है कि बोथ द वेक्टर्स आर, मतलब एरो ऑफ बोथ द वेक्टर्स आर आउटवर्ड। तो हम लोग जैसे मान लीजिए वेक्टर ए को ऐसे ड्रॉ किया, जहाँ था वेक्टर उसको वहीं छोड़ दिया, वेक्टर ए हो गया। वेक्टर बी को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करके ले आए, इसके वेक्टर बी का जो ये टेल था, इस टेल को हमने ए के टेल के साथ जोड़ दिया, ठीक है, ये हो गया वेक्टर बी। इसका लेंथ छोटा है, मैग्नीट्यूड छोटा होगा, ठीक है। अब देखिएगा क्या चीज कि इसके बीच जो ये एंगल बना, ठीक है, ये थीटा, यही हो जाता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये जो बड़ा वाला एंगल है इसके बीच का, इस एंगल को इस एंगल को जो लिखते हैं हम लोग 360 डिग्री माइनस थीटा, इट इज नॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, ठीक है। तो जो छोटा एंगल होता है इन दो वेक्टर के बीच का वो ऐसा। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमने वो जो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर का नियम को अप्लाई किया, इसके टेल को उठा करके हमने ए के टेल के पास डाल दिया, तो इससे वेक्टर बी बदला नहीं, जैसा तो वो था वैसा ही रह गया, ठीक है। और इनका एरो आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो अब हम लोग इसके बीच का एंगल निकाल सकते हैं, दिस एंगल इज थीटा, ये निकलता है। यही तरीका है दो वेक्टर के बीच के एंगल को निकालने का। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो जरा हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये देखिए, ये एक सवाल है, इसने कहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल आप निकाल के बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ जो ऑलरेडी एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री है ना, दिया हुआ, यहाँ ऑलरेडी एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। तो आप तो ये देखिएगा कि इसका जो इस वेक्टर बी का जो टेल है और इस वेक्टर ए का टेल आपस में एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड है, तो हम लिख देंगे कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए इस केसेस में क्या है कि दोनों वेक्टर का जो हेड है वो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, हेड आर कोइंसाइडिंग एट द सेम पॉइंट। लेकिन करना क्या है, तो टेल को कोइंसाइड करना है, टेल को कोइंसाइड, ठीक है, करना है हमको टेल को कोइंसाइड। तो हम क्या करते हैं, ये वेक्टर बी को उठाते हैं और इसको पैरेलली शिफ्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शंस। तो ये जो वेक्टर आप देख रहे थे, इस वेक्टर को उठा करके हम लोग क्या कि इसका टेल यहाँ ले आए, बी का टेल अब आ गया हमारे इस पॉइंट पे और ये चला गया इस पॉइंट, ये हो गया मेरा वेक्टर बी, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल है ये तो आपको 150 दिया हुआ है, ये एंगल 150 दिया हुआ है। अब देखिए इसका, तो इसको ले गए हम लोग यहाँ। अब यहाँ देखिए ए का जो टेल यहाँ हेड यहाँ कोइंसाइड कर रहा है, तो अब इसके टेल को उठा करके यहाँ ले आएंगे, तो ये चला जाएगा अब मेरा ऐसे, ये हो जाएगा वेक्टर ए। अब देखिए ए और बी ये चला गया, इनके बीच का जो ये एंगल बना, यही एंगल मेरा जो है इनके बीच का एंगल कहलाएगा, ठीक है, थीटा। अब ये 150 ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये जो है सो 180 पूरा 180 डिग्री का बनेगा, तो ये 30 डिग्री हो गया। जब ये 30 डिग्री हो गया तो ये क्या हो गया, 150 हो गया। वैसे कम्प्लीमेंट्री एंगल से भी निकाल सकते हैं कि 150 तो ये 150 हो जाएगा। ये कितना एंगल हो गया, ये हो गया आपका 150 डिग्री। इसका आंसर कितना आ गया 150। इसमें क्या करना पड़ा था, इसमें बस यही हमने किया कि दो वेक्टर था, इसका ये हेड और ये हेड जो है सो आपस में कोइंसाइड कर रहा था। ये वेक्टर था बी, ये वेक्टर था ए, तो हमने क्या किया कि इस बी को उठा करके ले आया यहाँ पे, ये तो अब ये हो गया मेरा वेक्टर बी, और इसको जो है इसका टेल को जो है सो हमने डिस्प्लेस कर दिया इस पॉइंट पे। अब ये हो गया मेरा वेक्टर ए, ठीक है। अब चूंकि ये एंगल जो है सो मेरा 150 ऑलरेडी दिया हुआ था, ये जो एंगल था 150 डिग्री था, तो कहीं ना कहीं देखिए तो ये जो एंगल बचेगा ये 30 डिग्री बचेगा। ये 30 डिग्री हो गया तो ये 180 डिग्री होना चाहिए यहाँ से यहाँ के बीच में, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। ऐसे ही एंगल निकल गया। हमने हमारा पर्पस क्या है कि इनका हेड जो है सो आउटवर्ड डायरेक्शंस में होना चाहिए,
जैसे इस क्वेश्चन को लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेक्टर बी का जो है सो हेड जो है यहाँ कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है, और वेक्टर ए का हेड यहाँ है। हमको क्या चाहिए, दोनों का एक जगह, दोनों का टेल कॉन्साइड हो, हेड बाहर की तरफ। तो हम क्या करेंगे कि ये जो वेक्टर बी है इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे और इसको ले आएंगे, इसका टेल यहाँ ले, ये हो गया वेक्टर बी। अब ये देखिएगा कि ये एंगल अगर 145 बन ही रहा था तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 पूरने के लिए 35 डिग्री का होना चाहिए, इसको 35 डिग्री हो जाएगा। तो वेक्टर ए और बीच के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इसके बीच का एंगल हो गया 35 डिग्री। समझ रहे हैं, हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना जान गए। एंगल निकालना है तो हम ये चाह रहे हैं कि इनका हेड जो है सो आउटवर्ड होना चाहिए। दो वेक्टर का एंगल निकालने के लिए इनका जो हेड होता है वो क्या होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए यहाँ पे, और टेल एक जगह कोइंसाइड होना चाहिए। हेड क्या होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए, आउटवर्ड हेड आउटवर्ड होना चाहिए, टेल क्या होना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए, तभी एंगल निकलता है। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस को देख लिया आपने। अब चलते हैं काइंड्स ऑफ वेक्टर्स पे। वेक्टर्स के प्रकार, एक्चुअली ये वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज का ही डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ वेक्टर वी आर गोइंग टू स्टडी है। यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। नाउ लेट्स स्टडी द यूनिट वेक्टर। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? A unit vector is represented as, जैसे होता क्या है कि एक यूनिट वेक्टर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी विच ओनली एक्सप्रेसेस द डायरेक्शंस ऑफ a quantity. It is a dimensionless, ठीक है, dimensionless, ठीक है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और ये क्या करता है, ये ओनली एस्टेब्लिशेस द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, only establishes the direction of vector। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है। अब जैसे सपोज करिए कि ये मेरा मान लीजिए कि वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर ए, ठीक है, दिस इज अ वेक्टर ए, और ये जो डायरेक्शन, हम अब डायरेक्शन के लिए भी एक रेफरेंस होता है ना। मान लीजिए कि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो किस रेफरेंस में इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नापने के लिए, डायरेक्शन को नापने के लिए एक रेफरेंस एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस ये यहाँ से थीटा एंगल पे, ठीक है। तो अब इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाता है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ऑफ वेक्टर ए। अब हम बोलेंगे कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर। तो इसको डिफाइन ऐसे, इसको इसमें लिखता है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ ए इज रिटन एज, कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन of vector A is defined as मान लीजिए कि उसको हम डिफाइंड एज मॉड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड हो गया, उसको वेक्टर ए से डिवाइड कर दे, यही हो जाता है ए कैप। ये क्या है, जो कैप लगाते हैं ये है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ यूनिट वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो हम ए कैप क्या बताता है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शंस ऑफ ए, इन डायरेक्शन ऑफ। तो सब सिंपल सा चीज है, हमने अब समझ लिया कि अगर आपको इस डायरेक्शंस में ये यूनिट वेक्टर है, सपोज करिए ये यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग उसको ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। और ए कैप क्या होगा, तो दिस ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए।
और चूंकि आप देख रहे हैं सेम क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, यूनिट कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, इसीलिए इसी चीज से इसको हम लोग डायमेंशनल लेस क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है, दैट्स मेक इट डायमेंशनल लेस। इसका कोई यूनिट नहीं होता, केवल ये डायरेक्शंस को एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो कोई वेक्टर दे देगा, उसका यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में निकालने के लिए बोलेगा, ये निकालेंगे। तो बेसिकली डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ठीक है। इट ओनली एस्टेब्लिशेस द डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शंस ऑफ एज डिफाइंड एज, ठीक है, एज यूनिट वेक्टर। अब इसका तो बहुत सारा हम लोग कन्वेंशंस भी अप्लाई करते हैं, कि जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, मेरा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस कन्वेंशन को थोड़ा देर के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे किसी भी वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं, तो वेक्टर का जो प्रॉपर्टीज है वो किसी रेफरेंस के अगेंस्ट में डिफाइन करती है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ठीक है। कोई वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर है, ये ऐसा वेक्टर है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है, ऐसा वेक्टर है। अब ये जो मेरा एक्सिस है, हम लोग क्या करना है आगे जो हम पढ़ेंगे, कि हम इस वेक्टर को इन एक्सिसेस के अलोंग इसको हम जो है सो तोड़ देंगे, जो है सो रिजॉल्व कर देंगे। तो पहले हम ये कन्वेंशन बता दें कि एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम बाई कन्वेंशनली आई कैप लिखते हैं। वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है इसको हम कन्वेंशनली जे कैप लिखते हैं, और जेड डायरेक्शन में जो होता है उसको हम के कैप लिखते हैं। ये है द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। ये कन्वेंशन है कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम कैसे आई कैप से लिखते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और के कैप। इसी से आप इस्टेब्लिश हो जाता है कि जो कि यूनिट वेक्टर है, तो मोड ऑफ यहाँ पे आई कैप इज इक्वल टू मोड ऑफ यहाँ पे जे कैप एंड इज इक्वल टू मोड ऑफ यहाँ पे के कैप एंड दिस इज इक्वल टू 1। और चूंकि ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। आप इस चीज को गौर से देखिए, इनके बीच का जो आपसी एंगल है सब क्या है, 90 डिग्री है। तो एंगल बिटवीन आई और जे के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री हो जाएगा। जे और के बीच में 90 डिग्री हो जाएगा, और के और जे के बीच में भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये पहले यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग जाने हैं। अब आते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि जीरो वेक्टर का क्या होता है, कि कोई वेक्टर जीरो है, इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है वो क्या है, जीरो है। और चूंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, इसीलिए डज नॉट एस्टैब्लिशेस एनी डायरेक्शन, डज नॉट establish any direction। अभी अभी जो हमने बात किया था एक्सिस के बारे में, डिफरेंट एक्सिस को हम बोल रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, कि ये जैसे ये एक्सिस है, सॉरी ये जो एक्सिस है हमारा, हम लोग करते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो जैसे हम बोलते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ पे पी है, मतलब कि कोई पॉइंट पी है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर, ये सब हम आगे देखेंगे। तो ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, या फिर इसको जो है सो हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, वेक्टर ए है, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन यहाँ जो बनाते हैं, इस ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन इज ए पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन इज जीरो वेक्टर। मतलब ये जो ओरिजिन है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो वो जीरो वेक्टर होगा। दूसरा चीज क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को घटाते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटीज है, जैसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, तो और यदि वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए है, तो इसका जो आएगा रिजल्टेंट वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा जीरो वेक्टर, जीरो, ये क्या होगा, तो वेक्टर जीरो वेक्टर। ये केवल इसका एक मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है, it only has a mathematical significance, it only have mathematical significance, mathematical significance।
अब चलते हैं इक्वल वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स को हम पहले बता दें आपको कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब ये दो वेक्टर्स आपस में इक्वल कब माने जाएंगे? जब इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, जब इनका एंगल आपस में बराबर। मतलब ये देखिए, ये और ये दो वेक्टर्स हैं, ये ए और ये बी, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शंस में, सेम डायरेक्शंस में पॉइंट कर रहे हैं और इनका लेंथ बराबर है, तो ये क्या हो गए? ये हो गए इक्वल वेक्टर। अच्छा, आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि एक वेक्टर है मेरा ये ए और एक वेक्टर है मेरा बी, सेम डायरेक्शंस में पॉइंट कर रहा है, ये क्या है? सेम डायरेक्शंस है। ये इक्वल वेक्टर नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ देखिए आप, इसका लेंथ जो है सो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू ए, इसका मतलब इक्वल वेक्टर नहीं, इनका लेंथ भी बराबर होना चाहिए। इक्वल वेक्टर्स यही है कि इनका आपस में जो है सो लेंथ जो है दो वेक्टर का बराबर होना चाहिए, दे पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन, देन दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर के केसेस में क्या है कि हम जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, एक ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये मान लीजिए वेक्टर बी है, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर का कंडीशन है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए may not be equal to mod of वेक्टर बी। ये नहीं हो सकता है, बट थीटा ऑफ ए, एंगल जो निकालते हैं एंगल थीटा ए, मस्ट बी इक्वल टू एंगल थीटा। मतलब both the vector points in the same direction. If both the vectors points in the same directions, they are called parallel. If both the vector points in same direction, then they are called parallel vector. So parallel vector may not be equal to the equal vector, but all equal vectors are parallel. इस कंडीशन को जान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो है सो इक्वल वेक्टर कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो अगर ये बराबर होता तो फिर तो ये इक्वल वेक्टर हो जाता, लेकिन मे नॉट बी इक्वल टू, जो केसेस है इसको हम लोग पैरेलल वेक्टर बोलते, ठीक है। तो ये बस कंडीशन इसने यही रखा है कि ये जो एंगल है ये हो गया थीटा ए, और ये जो एंगल है ये हो गया थीटा बी। तो बस कंडीशन पैरेलल होने के लिए क्या है? थीटा ए मस्ट बी इक्वल टू थीटा बी, तभी वो पैरेलल वेक्टर माने जाए। कंडीशंस फॉर पैरेलल वेक्टर, कंडीशन फॉर पैरेलल। चलिए, बहुत सारा ऐसा है, एंटी पैरेलल वेक्टर, सब कुछ नहीं है, सेम है। पैरेलल वेक्टर्स को क्या किया हमने, मतलब मैंने कहा कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, और अगर ये सेम अपोजिट डायरेक्शंस में, ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है। तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर, ये वेक्टर बी हो गया। तो चूंकि क्या हो गया, तो थीटा, इसका जो एंगल होगा थीटा ए, और इसका जो एंगल होगा इस केसेस में क्या होगा, इस ये जो अब जैसे ये रेफरेंस एक्सिस मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा था थीटा, ये 180 डिग्री माइनस थीटा थीटा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि थीटा ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा बी, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। पैरेलल मतलब क्या है, वेक्टर पॉइंटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। टू पैरेलल वेक्टर्स पॉइंटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। ये सेम डायरेक्शंस में पॉइंट नहीं करते, ठीक है, इसको एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। निगेटिव वेक्टर्स, वही एंटी पैरेलल वेक्टर का ही एक केस हो गया कि अब मान लीजिए कि ये मेरा वेक्टर है ए,
ठीक है, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज कीजिए कि ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम बोलते हैं कि ये जो है सो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को। ठीक है, अब निगेटिव ऑफ इसका जो इस वेक्टर का निगेटिव मतलब क्या, इसका डायरेक्शन निगेटिव, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, डायरेक्शन निगेटिव, तो ठीक क्या होगा, ये निगेटिव, ये हो गया माइनस ऑफ वेक्टर। तो कहने का मतलब क्या है कि निगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज सिंपली it is negative of a vector is simply the vector pointing in its opposite direction। क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द ओरिजिनल वेक्टर, वेक्टर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द ओरिजिनल वेक्टर। ठीक है, तो कुछ करना भी नहीं है, बस उसको पलटना रहता है। जैसे सपोज करिए कि हम ये बोल रहे हैं कि मेरा मान लीजिए कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर मान लीजिए ए है। ठीक है, अब हमको माइनस ए निकालना है, तो सिंपली क्या करना होगा, लेंथ वही रहेगा, बस केवल उसका डायरेक्शन जो है इट रिप्रेजेंट माइनस ए, तो दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव। अब आ जाइए कनकरेंट वेक्टर। ठीक है, कनकरेंट वेक्टर क्या होता है कि जो किसी एक पॉइंट से ही क्रॉस करता है, उसको कनकरेंट वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट है, ठीक है, तो इसी से एक वेक्टर क्रॉस किया, ये हो गया मान लीजिए ए, ये हो गया मान लीजिए बी, और ये हो गया मान लीजिए सी। तो ये क्या कर रहा है, इट क्रॉसेस थ्रू द सेम पॉइंट, पासेस थ्रू सेम पॉइंट, passes to same point, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कनकरेंट वेक्टर। इसका एक जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, मास m है, अब 3 लोगों ने इसको खींचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक आदमी इसको इधर से खींच रहा है F1 फोर्स से, दूसरा आदमी इसको इधर से खींच रहा है F2 फोर्स से, और तीसरा आदमी इसको इधर से खींच रहा है F3 फोर्स। ये तीनों वेक्टर क्या है, क्योंकि एक ही मास पे लग रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कनकरेंट वेक्टर। ठीक है, इसको क्योंकि एज ये वेक्टर एक वेक्टर अप्लाइज ऑन द सेम मास, दैट्स व्हाई इट इज अ कनकरेंट वेक्टर। तो इस पासेस टू द सेम पॉइंट। कोप्लेनर वेक्टर, ये जो कोप्लेनर वेक्टर है, ये एक्चुअली में क्या होता है कि द वेक्टर पैरेलल टू द सेम प्लेन और लाइज ऑन द सेम प्लेन इज कॉल्ड द कोप्लेनर वेक्टर। मतलब क्या, देखिए ये एक प्लेन, जैसे मान लीजिए ये जितने भी वेक्टर्स हैं, ये क्या है, एक प्लेन है। ये जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक प्लेन है, ये हमारा एक प्लेन हो गया। तो जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ये क्या है, इनके डायरेक्शंस अलग अलग हैं, बट दे आर इन ए सेम प्लेन, ठीक है। या फिर इसमें लिख सकते हैं ये वेक्टर है, ये क्या है, दीज आर पैरेलल टू दिस प्लेन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द कोप्लेनर वेक्टर। जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं उसको कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। तो 2 कंडीशंस है, पैरेलल टू द सेम प्लेन, जैसे कि इसी प्लेन में देखिए 2 वेक्टर्स है, ये वेक्टर है सेम प्लेन, और ये जो 2 वेक्टर क्या है, इसी प्लेन के पैरेलल में है। ये जो प्लेन है इसके पैरेलल में ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दे आर कॉल्ड द कोप्लेनर वेक्टर का। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर, द लास्ट हम थिंक इट विल बी द लास्ट टॉपिक। 2 वेक्टर है, ठीक है, मान लीजिए कि वेक्टर ए है इधर की ओर और वेक्टर बी है इधर की ओर। इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री लग रहा है तो हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। ए कॉमा बी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, सवाल आगे पूछे जाते हैं कि प्लीज फाइंड आउट व्हिच ऑफ द 2 वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। तो हम लोग आगे जो वेक्टर अलजेब्रास को डिटेल में जानेंगे तो हम लोग उस 2 वेक्टर को लेकर के उस पर वेक्टर अलजेब्रा अप्लाई कर लेंगे और जान जाएंगे कि ये वेक्टर जो है सो ऑर्थोगोनल है कि
दो वेक्टर ऑर्थोगोनल तभी कहे जाएंगे जब इनके आपसी एंगल जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपल सा कंडीशन आप लिख सकते हो कि जैसे ये वेक्टर हो गया मेरा ए और ये वेक्टर हो गया मेरा बी, ठीक है, ए और बी, और ये हो गया एंगल थीटा, ठीक है। तो एंगल फॉर वेक्टर टू बी ऑर्थोगोनल फॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू बी ऑर्थोगोनल angle between vector A and vector B should be 90 डिग्री। ये जो थीटा होना चाहिए वो 90 डिग्री होगा, तो वो ऑर्थोगोनल वेक्टर कहा जाएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू।